एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बारिश का मौसम है, पढ़ने का मजा और आएगा। ठीक है, तो चलिए हम बात कर रहे थे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में, जिसमें हम 18 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और फिलहाल हमारा 19 चैप्टर चल रहा है। ठीक है, अगर सेक्शन की बात करें तो सेक्शन 1 से 250 तक कंप्लीट हो चुका है और आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 251 से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 251, आरोप विचित करना। क्लोज 1, यदि पूर्वोक्त रूप से विचार और सुनवाई के पश्चात न्यायाधीश को यह राय है कि ऐसी अवधारणा करने का आधार है कि अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया है जो, इसमें कहा गया है कि जब जज साहब मामले के सारे कागजात देख लेते हैं और बहस सुन लेते हैं, उसके बाद की कहानी यहाँ से शुरू होती है कि अगर जज को लगता है कि हाँ आरोपी ने अपराध किया है, इसके पक्के संकेत है, तो दो रास्ते खुलते हैं। ठीक है, पॉइंट है, अन्यथा सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है तो वह अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विचित कर सकता है और आदेश द्वारा मामले को विचारण के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अधिकृत कर सकता है या कोई अन्य प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसी तारीख को जो वह ठीक समझे अभियुक्त को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने का निर्देश दे सकता है और तब ऐसा मजिस्ट्रेट उस मामले का विचारण पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामलों के विचारण के लिए प्रक्रिया के अनुसार करेगा। इसमें कहा है कि जज को लगता है कि अपराध तो हुआ है, लेकिन यह एक छोटा सा या अलग अपराध है जिसका मुकदमा खुद सेशन कोर्ट को नहीं चलाना चाहिए, मतलब यह किसी मजिस्ट्रेट की कोर्ट का मामला है। ठीक है, जज आरोपी के खिलाफ आरोप तय करेगा और केस को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मतलब सीजीएम या किसी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास ट्रांसफर कर देगा। आरोपी को बोला जाएगा कि आप उस तारीख को उस मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो जाना, फिर वह मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट वाले वारंट केस की तरह इसका ट्रायल आगे बढ़ाएगा। ठीक है, अन्य तंत्र उस न्यायालय द्वारा विचारणीय है जो वह अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पर सुनवाई की पहली तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर आरोप लिखित रूप में विषित करेगा। पॉइंट बी में कहा गया है कि अपराध गंभीर है, मतलब जैसे मर्डर, डकैती, जिसका ट्रायल सिर्फ सेशन कोर्ट ही कर सकता है। जज साहब लिखित रूप में आरोप तय करेंगे। इसके लिए एक बहुत जरूरी नियम है कि बहस की पहली तारीख से 60 दिनों के भीतर आरोप तय कर देने होंगे। ठीक है, ताकि केस लटके न रहे। क्लोज 2, जहां न्यायाधीश उपधारा 1 के खंड 6 के अधीन कोई आरोप विचित करता है, वहां वह आरोप या तो शारीरिक रूप से या श्रेय दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों से उपस्थित अभियुक्त को पढ़कर सुनाया और समझाया जाएगा और अभियुक्त से पूछा जाएगा कि क्या वह अपराध का जिसका आरोप लगाया गया है दोषी होने का अभिवचन करता है, विचारण के किए जाने का दावा करता है। क्लोज 2 कहता है कि जब लिखित में आरोप तय हो जाए तो जज साहब आरोपी को वह आरोप पढ़कर सुनाएंगे और अच्छे से समझाएंगे कि उस पर क्या इल्जाम लगा है। ठीक है, आरोपी चाहे कोर्ट में शारीरिक रूप से मौजूद हो या जेल से वीडियो कॉलिंग के जरिए जुड़ा हो, यह प्रक्रिया दोनों तरह से हो सकती है। जज आरोपी से सीधा सवाल पूछेंगे, क्या तुम अपना जुर्म कबूल करते हो या फिर केस लड़ना चाहते हो। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 252 के बारे में, दोषी के अभिवचन। यदि अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करता है तो न्यायाधीश उस अभिवाद को लेखबद्ध करेगा और उसके आधार पर उचित सविवेक अनुसार दोष सिद्धि कर सकता है। इसमें कहा गया है कि अगर जज के पूछने पर आरोपी खुद ही कह देता है कि हाँ जज साहब मैंने अपराध किया है, मैं अपनी गलती मानता हूँ, तब जज साहब उसके इस बयान को कोर्ट के रिकॉर्ड में लिखेंगे। बयान लिखने के बाद जज साहब अपने विवेक के अनुसार उसे वहीं पर सजा सुना सकते हैं, केस आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 253 के बारे में, अभियोजन साक्ष्य के लिए तारीख।
यदि अभियुक्त अभिवचन करने से इनकार करता है या अभिवचन नहीं करता है या विचारण किए जाने का दावा करता है या धारा 252 के अधीन दोष सिद्ध नहीं किया जाता है तो न्यायाधीश साक्ष्यों की परीक्षा करने के लिए तारीख नियत करेगा और अभियोजन के आवेदन पर किसी साक्षी को उपस्थित होने या कोई दस्तावेज या अन्य चीज प्रस्तुत करने को विवश करने के लिए कोई आदेशिका जारी कर सकता है। इसमें कहा गया है कि अगर बात सीधे सीधे खत्म नहीं होती है, यानी आरोपी जुर्म कबूल करने से मना कर देता है, वह चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता है, वह साफ कहता है कि मैं बेकसूर हूँ, मैं केस लड़ूंगा, ठीक है, या धारा 252 के तहत जज उसे सीधा सजा नहीं सुनाते और आगे जांच चाहते हैं तो जज साहब क्या करेंगे। इसमें कहा गया है कि जज साहब गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए एक तारीख तय करेंगे। इसके साथ ही सरकारी वकील के कहने पर कोर्ट गवाहों को बुलाने के लिए समन या जरूरी दस्तावेज सबूत कोर्ट में मंगवाने के लिए आदेश जारी कर सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 254 के बारे में, अभियोजन के लिए साक्ष्य। क्लोज 1, ऐसी नियत तारीख पर न्यायाधीश ऐसा सब साक्ष्य लेने के लिए अग्रसर होगा जो अभियोजन के समक्ष में प्रस्तुत किया जाए। इसमें कहा गया है कि अब कोर्ट में असली गवाहों का दौर शुरू होता है, ठीक है। सबूत और गवाही दर्ज करना, मतलब जो तारीख तय की गई थी उस दिन जज साहब सरकारी पक्ष के सारे गवाह और सबूतों को रिकॉर्ड पर लेना शुरू करें, ठीक है। परंतु इस उपधारा के अधीन साक्षी का साक्ष्य श्रेयदर्श से इलेक्ट्रॉनिक साधनों से अभिलिखित किया जा सकेगा। इसमें कहा है कि इस कानून में साफ है कि गवाहों की गवाही वीडियो रिकॉर्डिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी दर्ज की जा सकती है। क्लोज 2, किसी लोक सेवक का सदस्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से साक्ष्य का अभिसाक्ष्य लिया जा सकेगा। इसमें कहा गया है कि अगर कोई गवाह सरकारी नौकरी, मतलब जैसे डॉक्टर, पुलिस अफसर या कोई अन्य लोक सेवक है तो उसकी गवाही भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ली जा सकती है ताकि उन्हें बार बार कोर्ट के चक्कर न काटने पड़े, ठीक है। क्लोज 3, न्यायाधीश सविवेक अनुसार किसी साक्षी की प्रतिरक्षा तब तक के लिए जब तक किसी अन्य साक्षी का साक्षियों की परीक्षा न कर ली जाए आस्थगित करने की अनुज्ञा दे सकता है या किसी साक्षी को अतिरिक्त प्रति परीक्षा के लिए पुनः बुला सकता है। इसमें कहा है कि जज साहब के पास यह पावर होती है कि अगर बचाव पक्ष का वकील किसी गवाह से जीरे को कुछ समय के लिए रुकवाना चाहता है तो जज इसकी इजाजत दे सकते हैं या फिर जरूरत पड़ने पर किसी गवाह को दोबारा पूछताछ के लिए कोर्ट में बुला सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 255 के बारे में, दोष मुक्ति। यदि संबद्ध विषय के बारे में अभियोजन का साक्ष्य लेने, अभियुक्त की परीक्षा करने और अभियोजन और प्रतिपरीक्षा को सुनने के पश्चात न्यायाधीश का यह विचार है कि इस बात का साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त ने अपराध किया है तो न्यायाधीश दोष मुक्ति का आदेश अभिलिखित करेगा। इस सेक्शन में कहा गया है कि जहां आरोपी बरी हो सकता है, मतलब सरकारी पक्ष की सारी गवाही होने के बाद, आरोपी से पूछताछ लेने के बाद और दोनों तरफ के वकीलों की बहस सुनने के बाद, अगर जज साहब को लगता है कि कोर्ट के सामने ऐसा कोई पक्का सबूत आया ही नहीं है जिससे साबित हो कि आरोपी ने अपराध किया है तो जज साहब उसी वक्त आरोपी को दोष मुक्त करने का ऑर्डर दे देंगे, ठीक है। केस यही खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं सेक्शन 256 के बारे में, प्रतिरक्षा आरंभ करना। क्लोज 1, जहां अभियुक्त धारा 255 के अधीन दोष मुक्त नहीं किया जाता है वहां उसे अपेक्षा की जाएगी कि अपनी प्रतिरक्षा आरंभ करे और कोई भी साक्ष्य जो उसकी समर्थ में उसके पास हो प्रस्तुत करे। सेक्शन 256 में कहा गया है कि जब सरकारी वकील अपनी गवाही पूरी कर लेता है और कोर्ट आरोपी को बरी नहीं करता है तब आरोपी की बारी आती है खुद को बेकसूर साबित करने की। क्लोज 1 कहता है कि जज साहब आरोपी से कहेंगे अब आप अपनी डिफेंस शुरू कीजिए, ठीक है, और अपने बचाव में जो भी सबूत या गवाह है उन्हें कोर्ट के सामने लाइए।
क्लोज दो। यदि अभियुक्त कोई लिखित कथन देता है तो न्यायाधीश उसे अभिलेख में फाइल करेगा। क्लोज टू कहता है कि अगर आरोपी अपने बचाव में कोई बात लिखित में देना चाहता है तो जज साहब उसे केस की रिकॉर्डिंग फाइल में जमा करेंगे। ठीक है। क्लोज 3, यदि अभियुक्त किसी साक्षी को उपस्थित होने या कोई दस्तावेज या चीज प्रस्तुत करने को विवश करने के लिए कोई आदेशिका जारी करने के लिए आवेदन करता है तो न्यायाधीश ऐसी आदेशिका जारी करेगा जब तक उसका ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे यह विचार न हो कि आवेदन इस आधार पर नामंजूर कर दिया जाना चाहिए कि वह तंग करने या विलंब करने या न्याय के उद्देश्य को विफल करने के प्रयोजन से किया गया है। क्लोज 3 कहता है कि अगर आरोपी कोर्ट से गुहार लगाता है कि जज साहब फला गवाह या फला सरकारी कागज को मंगवा दीजिए, वो मेरी बेगुनाही का सबूत है, तो जज साहब उसके लिए ऑर्डर जारी करेंगे। जज साहब इस अर्जी को मना भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब उन्हें लगे कि आरोपी यह सब सिर्फ खुद को परेशान करने, केस को अटकाने या न्याय का मजाक उड़ाने के लिए कर रहा है। ठीक है। मना करने का कारण जज को लिखना पड़ेगा। अब बात करते हैं सेक्शन 257 के बारे में। बहस प्रतिपरीक्षा के साक्ष्यों की यदि कोई हो परीक्षा प्राप्त समाप्त हो जाती है तो अभियोजक अपने मामले का उपसंहार करेगा और अभियुक्त का या उसका अधिवक्ता उत्तर देने का हकदार होगा। परंतु जहां अभियुक्त या उसका अधिवक्ता कोई विधि प्रश्न उठाता है वहां अभियोजन न्यायाधीश की अनुज्ञा से ऐसे विधि प्रश्नों पर अपना निवेदन कर सकता है। इसमें कहा गया है कि जब दोनों पक्ष की तरफ से गवाहियां और सबूत खत्म हो जाते हैं तब अंतिम बहस शुरू होती है। ठीक है। पहले कौन बोलेगा, मतलब पहले सरकारी वकील अपने केस को समेटते हुए आखिरी बात करेगा। ठीक है। जवाब का हक मतलब उसके बाद आरोपी या उसके वकील को सरकारी वकील की बातों का जवाब मतलब उत्तर देने का पूरा हक होगा। अगर बहस के दौरान आरोपी का वकील कोई पेचीदा कानूनी सवाल उठा देता है तो सरकारी वकील भी जज की परमिशन लेकर उस कानूनी पॉइंट पर अपनी बात रख सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 258 के बारे में, दोष मुक्ति या दोष सिद्धि का निर्णय। बहस और विधि प्रश्न। यदि कोई सुनने के पश्चात न्यायाधीश यथाशीघ्र बहस पूर्ण होने की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर मामले में निर्णय देगा जिसे उन कारणों को लेखबद्ध करते हुए 45 दिन की अवधि तक बढ़ाया जा सकेगा। इसका क्लोज 1 कहता है कि बहस पूरी होने के बाद जज साहब को 30 दिनों के भीतर अपना फैसला सुनाना होगा। अगर कोई खास वजह हो तो कारण लिखकर इस समय को 45 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है, मतलब इससे ज्यादा देर नहीं की जा सकती है। ठीक है। अब बात करते हैं क्लोज 2 के बारे में। यदि अभियुक्त दोषित किया जाता है तो न्यायाधीश उस दफा के सिवाय जिसमें वह धारा 401 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई करता है दंड के प्रश्न पर अभियुक्त को सुनेगा और तब विधि के अनुसार उसके बारे में दंडादेश देगा। क्लोज 2 कहता है कि अगर जज साहब आरोपी को दोषी पाते हैं तो वह सीधे सजा नहीं सुनाएंगे, वो पहले दोषी को सुनेंगे कि तुमने कानून के मुताबिक कम से कम सजा क्यों दी जाए। ठीक है। मतलब जैसे उम्र, परिवार की स्थिति आदि। दोषी को सुनने के बाद जज साहब कानून के मुताबिक सजा तय करेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 259 के बारे में। पूर्व दोषी ऐसे मामलों में जिसमें धारा 234 की उपधारा 7 के उपबंधों के अधीन पूर्व दोषी का आरोप लगाया गया है और अभियुक्त यह स्वीकार नहीं करता है कि आरोप में किए गए अभिकथन के अनुसार उसे पहले दोषी किया गया था। न्यायाधीश उक्त अभियुक्त को धारा 252 या धारा 258 के अधीन दोषी करने के पश्चात अभिकथित रूप पूर्व दोषी के बारे में साक्ष्य ले सकेगा और उस पर निष्कर्ष अभिलिखित करेगा। परंतु जब अभियुक्त धारा 252 या धारा 258 के अधीन दोषित नहीं कर दिया जाता है तब तक न तो ऐसा आरोप न्यायाधीश द्वारा पढ़कर सुनाया जाएगा, न अभियुक्त से उस पर अभिवचन करने को कहा जाएगा और न पूर्व दोषी का निर्देश अभिवचन द्वारा या उसके द्वारा दिए गए किसी साक्ष्य में किया जाएगा। सेक्शन
59 का कहने का मतलब है कि जो आदतन अपराधी है, यानी जिन्होंने पहले भी कोई जुर्म किया और सजा पा चुके हैं, अगर किसी आरोपी पर यह भी आरोप है कि वह पहले भी सजा पा चुका है, जिससे उसकी इस बार की सजा बढ़ सकती है, और आरोपी इस बात से साफ मुकर जाता है कि मैं पहले कभी जेल नहीं गया, तब जज साहब पहले इस मौजूदा केस का फैसला करेंगे। मतलब धारा 252 धारा 258 के तहत जब यह साबित हो जाए कि इस नए केस में भी वह दोषी है, उसके बाद ही जज साहब उसकी पुरानी सजा के सबूतों की जांच करेंगे। ठीक है, जब तक इस नए केस में दोषी नहीं हो जाते, तब तक कोर्ट में पुरानी सजा का न तो जिक्र किया जाएगा, न वह आरोप पढ़कर सुनाया जाएगा, और न ही सरकारी वकील उसका कोई सबूत कोर्ट के सामने रखेगा। मतलब जज साहब के मन में आरोपी के प्रति पहले से ही कोई गलत धारणा न बने, इसलिए कहते हैं सेक्शन 260 के बारे में धारा 222 की उपधारा 2 के अधीन संस्कृत मामलों में प्रक्रिया। क्लोज 1 धारा 222 की उपधारा 2 के अधीन अपराध का संज्ञान करने वाला सेशन न्यायालय मामले का विचार मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्कृत किए गए वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया के अनुसार करेगा। परंतु जब सेशन न्यायालय का उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे अन्यथा निर्देश नहीं देता है, उस व्यक्ति जिसके विरुद्ध अपराध का किया जाना अभिकथित है, अभियोजन के साक्ष्य के रूप में परीक्षा की जाएगी। इसमें कहा गया है कि जो मानहानि से जुड़े होते हैं, मतलब वो जो मानहानि से जुड़े होते हैं वो भी देश के बड़े पदों पर बैठे लोग हों, मतलब जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री या लोक सेवक की मानहानि, ठीक है, जिनमें सेशन कोर्ट सीधे संज्ञान लेता है। इसका ट्रायल मजिस्ट्रेट की कोर्ट के वारंट के, मतलब जो पुलिस रिपोर्ट के बिना सीधे शिकायत पर दर्ज होते हैं की तरह चलता है। इसकी मुख्य बिंदु यह है, मतलब क्लोज 1 कहता है कि जिस बड़े पद के व्यक्ति की मानहानि हुई है उसे खुद कोर्ट में आकर मुख्य गवाह के तौर पर बयान देना होगा, जब तक कि कोर्ट लिखित में कोई कारण देकर छूट न दे। ठीक है, अब क्लोज 2 की बात करते हैं। यदि विचारण के दोनों पक्षकार होने से कोई ऐसी ना करता है या यदि न्यायालय ऐसा करना ठीक समझता है तो इस धारा के अधीन प्रत्येक विचारण बंद कमरे में किया जाएगा। क्लोज 2 कहता है कि अगर दोनों पक्षों में से कोई भी मांग करे या कोर्ट को खुद ठीक लगे तो केस की सुनवाई बंद कमरे में, मतलब आम जनता मीडिया न हो की जाए। ठीक है, बात करते हैं क्लोज 3 के बारे में। यदि ऐसे किसी मामले में न्यायालय तब अभियुक्त को या उनमें से किसी को उन्मोचित या दोष मुक्त करता है और उसकी यह राय है कि उसके या उनमें से किसी के विरुद्ध अभियोग लाने का उचित कारण नहीं था, तो वह उन्मोचन या दोष मुक्ति के अपने आदेश द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य के राज्यपाल या किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन से भी उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध अपराध किया जाना अभिकथित किया गया था या निर्देश दे सकेगा कि वह कारण दर्शित करे कि वह उस अभियुक्त को, या जब ऐसे अभियुक्त एक से अधिक है तब उनमें से प्रत्येक को या किसी को प्रतिकर क्यों न करे। क्लोज 3 का साफ साफ कहने का मतलब यह है कि अगर कोर्ट को लगता है कि सामने वाले पर झूठा और बिना किसी मजबूत आधार के आरोप लगाया गया था और कोर्ट आरोपी को बरी कर देता है, तो कोर्ट शिकायत करने वाले व्यक्ति को नोटिस दे सकता है कि आप बताइए कि आप पर झूठा केस करने के लिए जुर्माना क्यों न लगाया जाए। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रशासक पर यह जुर्माना लागू नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्लोज 4 के बारे में। न्यायालय इस प्रकार निर्देशित व्यक्ति द्वारा दर्शित किसी कारण को लेखबद्ध करेगा और उस पर विचार करेगा, और यदि उसका समाधान हो जाता है कि अभियोग लाने का कोई उचित कारण नहीं था तो वह 5,000 रुपये से अनधिक इतनी रकम का जितनी वह अवधारित करे प्रतिकर इस व्यक्ति द्वारा अभियुक्त को या उनमें से प्रत्येक को या किसी को दिए जाने का आदेश उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे दे सकेगा। क्लोज 4 कहता है कि अगर जज साहब संतुष्ट नहीं होते हैं तो वो शिकायतकर्ता को आदेश दे सकते हैं कि वह बरी हुए व्यक्ति को 5,000 रुपये तक का जुर्माना प्रतिकर दे। ठीक है,
अब क्लोज 5 के बारे में बात करते हैं। उपधारा 4 के अधीन निर्णित प्रतिकर ऐसे वसूल किया जाएगा मानो वह मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित किया गया जुर्माना हो। क्लोज 5 कहता है कि यह मुआवजा वैसे ही वसूला जाएगा जैसे कोर्ट का जुर्माना वसूला जाता है। अब क्लोज 6 की बात करते हैं। उपधारा 4 के अधीन प्रतिकर देने के लिए जिस व्यक्ति को आदेश दिया जाता है उसे ऐसे आदेश के कारण इस धारा के अधीन किए गए परिवार के बारे में सिविल या दंडिक दायित्व से छूट नहीं दी जाएगी, परंतु अभियुक्त व्यक्ति को इस धारा के अधीन दी गई कोई रकम उसी मामले से संबंधित किसी प्रत्यावर्ती सिविल वाद में उस व्यक्ति के लिए प्रतिकर अधिनिर्णित करते हुए समय हिसाब में ली जाएगी। क्लोज 6 कहता है कि सिविल कोर्ट का रास्ता खुला है, मतलब इस मुआवजे के बाद भी बरी हुए व्यक्ति चाहे तो अलग से हर्जाने का सिविल केस कर सकता है, लेकिन कोर्ट नया हर्जाना तय करते समय 5,000 रुपये को ध्यान में रखेगा। क्लोज 7 की बात करते हैं। उपधारा 4 के अधीन प्रतिकर देने के लिए जिस व्यक्ति को आदेश दिया जाता है वह उस आदेश की अपील जहां तक वह प्रतिकर के समुदाय के संबंध में है उच्च न्यायालय में कर सकता है। क्लोज 7 कहता है कि जिस व्यक्ति पर जुर्माना लगाया गया है वह इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। ठीक है। अब क्लोज 8 के बारे में बात करते हैं। जब किसी अभियुक्त व्यक्ति को प्रतिकर दिए जाने का आदेश दिया जाता है तब उसे ऐसा प्रतिकर अपील प्रस्तुत करने के अनुज्ञात अवधि के बीत जाने के पूर्व या यदि अपील प्रस्तुत कर दी गई है तो अपील के निषेध कर दिए जाने के पूर्व नहीं दिया जाएगा। क्लोज 8 कहता है कि बरी हुए व्यक्ति को मुआवजे के पैसे तब तक नहीं दिए जाएंगे जब तक कि अपील करने का समय न बीत जाए। ठीक है। या अगर अपील की गई है तो हाई कोर्ट का अंतिम फैसला न आ जाए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।